वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू कर लें अगला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। तो पहली जो चीज़ है वो हम आपको याद होगा कि जो पिछला प्रीवियस लेक्चर था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमने डिस्कस की थी वो थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है बेसिकली एक स्टेट वेरिएबल एनर्जी को इंट्रोड्यूस करता है और साथ ये भी बताता है कि जो चेंजेस इन एनर्जी हैं वो किस तरीके से पॉसिबल है। और हमने देखा था कि जो बेसिक इसकी फॉर्म थी वो ये फॉर्म बनती थी कि चेंज इन एनर्जी एनर्जी जो आमतौर से थर्मोडायनेमिक्स में ली जा रही है वो है उस टोटल एनर्जी को जिसमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी शामिल हैं सिस्टम की, उसको हम इंटरनल एनर्जी का नाम देते हैं। और इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो रिलेटेड है टू द हीट entering in the system or leaving the system, and it's related to the work done on the system or work done by the system. तो work done on the system जो है वो internal energy को increase करेगा, so it will appear as with a positive sign, and the work done by the system will appear as a negative sign because it will decrease the internal energy of the system. Similarly, अगर आप हीट ट्रांसफ़र करें इनटू द सिस्टम बाय सम सोर्स इन्वायरमेंट्स या सराउंडिंग से, तो वो पॉजिटिव डी क्यू होगा, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस व्हेन यू सप्लाई हीट टू द सिस्टम एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस एज यू टेक हीट आउट ऑफ द सिस्टम। तो दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये इंटरनल एनर्जी है, एंड इट डील्स विद द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू हीट ट्रांसफ़र एंड वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम। और ये एसेंशली कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि जो एनर्जी कंटेंट है सिस्टम का, जो कि हम इंटरनल एनर्जी का नाम दे रहे हैं, वो किस लिहाज से तब्दील हो सकता है। तो उसकी दो हमने इस वक्त सूरतें देखी हैं कि वो या तो हीट ट्रांसफ़र से या वर्क डन से। तो वर्क डन की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। हमने जो है पिछले लेक्चर में एक पर्टिकुलर फॉर्म ली थी क्योंकि हम एक सिंपल सिस्टम से पहले स्टार्ट करना चाह रहे हैं ताकि हम जो इस लॉ को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। और वो जो हमारा बेसिक सिस्टम जिसको हमने लिया हुआ है वो आपके पास इस किस्म की कन्फिगरेशन है उस सिस्टम की कि देयर सम गैस इन अ सिलेंडर, और जिसके ऊपर एक पिस्टन है, और पिस्टन पे वेट चेंज करने से आप पिस्टन को अंदर की तरफ भी ले जा सकते हैं और बाहर की तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो इस किस्म की जो सिचुएशन है इसको में अगर आप इस सिलेंडर को जिसमें गैस है उसको अगर आप हॉट प्लेट के ऊपर रख दें तो हीट ट्रांसफ़र इनटू द सिस्टम होगी अगर उसका टेम्परेचर हॉट प्लेट का जो है वो गैस के टेम्परेचर से ज़्यादा है। और अगर आप किसी कोल्ड प्लेट पे रख दें सच दैट द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड प्लेट इज़ lower than the temperature of the gas, then the heat transferred from the gas will be transferred from the gas to the cold plate. तो इस तरह हीट ट्रांसफ़र भी हो जाएगा और इस पिस्टन को मूव करने से आप ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम भी हो सकता है और वर्क डन बाय द सिस्टम भी हो सकता है। अच्छा, उसमें आइडल गैस कंसिडर करने का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि वी एम्पिरिकली नो द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट वेरिएबल्स फॉर एन आइडियल गैस। और ये जो है मुख्तलिफ स्टेट वेरिएबल्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह की जो दरमियान जो रिलेशनशिप है आइडियल गैस के लिए वो वेल नोन है और वो एम्पिरिकली आज से कई सौ साल पहले लोगों ने मालूम कर ली थी और इसको आइडियल गैस लॉ कहते हैं। और ये एक और एग्ज़ाम्पल है ये इक्वेशन ऑफ स्टेट की जिसमें स्टेट वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड हों। ऐसी कोई इक्वेशन जो हमें बताए मिसाल के तौर पे कि प्रेशर को चेंज करें और तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड सो फोर्थ, और अगर प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट है अगर टेम्परेचर को हम चेंज करें तो प्रेशर और वॉल्यूम कैसे तब्दील होता है, इस तरह की चीज़ें। तो ये सारे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह आपस में रिलेटेड हैं। अगर हम ये कहें कि टोटल नंबर ऑफ़ जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं
वो फिक्स्ड हैं। तो एसेंशियल जो आपके पास इधर वेरिएबल्स हैं वो पी, वी और टी हैं, और इनमें भी क्योंकि ये आपस में रिलेटेड हैं तो ये 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं हैं, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बन जाते हैं, क्योंकि अगर पी और वी गिवन हो तो आपको टी मिल जाता है, टी और वी हो तो पी आप इस इक्वेशन से हासिल कर सकते हैं, एंड सो फोर्थ। अच्छा, इसमें फिर सारी चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट हमने बात की थी वो ये थी कि अगर हम मिसाल के तौर पर हम प्रेशर और वॉल्यूम को तब्दील कर रहे हैं सिस्टम की, तो वो हर पॉइंट जो है इस प्रोसेस के अंदर उसको हम इस प्रोसेस को इस कर्व से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हर पॉइंट जो इस कर्व के ऊपर है ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वो स्टेट ऑफ द सिस्टम जहाँ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की कोई डेफिनेट वेल डिफाइंड वैल्यूज़ हैं। और हम जब इस प्रोसेस को, सिस्टम को इस प्रोसेस से लेके जाते हैं जिसमें हम उसका प्रेशर चेंज कर सकते हैं बाय मूविंग दीज वेट्स, जिसकी वजह से वो वॉल्यूम तब्दील भी होगा, एंड सो फोर्थ, तो इस सारे प्रोसेस में जो है हमारी कोशिश ये होती है कि इस प्रोसेस को बड़ा आहिस्ता आहिस्ता जो है हम प्रोसेस को करें, जिसको हम क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। और उसमें मकसद उसका ये होता है कि हर पॉइंट जो है इस हर स्टेज ऑफ द प्रोसेस पे जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं तो आपके सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम के बहुत करीब है, ताकि आप ये जो स्टेट वेरिएबल्स हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को, उनकी आपके पास डेफिनेट वैल्यूज़ हों, और हम एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट, फिर तीसरी इक्विलिब्रियम स्टेट, चौथी इक्विलिब्रियम स्टेट, यहाँ तक कि हम इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट से फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट तक चले जाएँ। अच्छा, आइडियल गैस का ये भी सबसे बड़ा एडवांटेज था इसको, इस सिस्टम को कंसिडर करने के लिए और इसको लेके चीज़ों को समझने के लिए, कि उसके बाद फिर हम मोर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स पे जा सकते हैं। जहन में ये भी रखिए कि आइडियल गैस जो है वो, अगर आप कोई भी गैस ले लें, और इवन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जिनकी कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट हो, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद किसी वॉल्यूम के अंदर डेंसिटी जो है गैस की कम हो, तो उस केस में कोई भी गैस हो वो आइडियल गैस बिहेवियर शो करती है। इसका मतलब है कि वो इस किस्म की इक्वेशन ऑफ स्टेट को ओबे करती है, उसके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इस तरीके से आपस में रिलेटेड होता है। तो ये काफ़ी यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ का मतलब ये है कि ये ऐसा है जो बहुत सारी डिफरेंट किस्म की गैसेस पे अप्लाई होता है। जो यूनिवर्सल लॉज होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो एक तरह से नॉलेज के समुंदर जो है ना, एक कूज़े में आपने जो है उसको बंद किया हुआ है, और जब आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम्स को भी अंडरस्टैंड करने की पोजीशन में आ जाते हैं। अच्छा, जो आइडियल गैस है उसकी खूबी ये भी है, जिसको हमने पिछले डिस्कस किया था, कि जो इंटरनल एनर्जी है यानी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ओनली डिपेंड्स ऑन वन स्टेट वेरिएबल, एन को हमने फिक्स लिया हुआ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर है। तो जो अगर आपके पास एक आइडियल गैस है जिसमें एक फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो उसकी इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। टेम्परेचर आप बढ़ाते चले जाएंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, टेम्परेचर कम करेंगे इंटरनल एनर्जी कम होती चली जाएगी, मगर वो डिपेंड जो है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर करती है, जिसकी वजह से सारा एनालिसिस जो है ना काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है। सो वी आर वेरी लकी इन दैट रिस्पेक्ट। That's the reason, one of the reasons that we are using the ideal gas as a system, a very simple system, to study the thermodynamic laws. अच्छा, अब जब मैंने पिछली दफ़ा जिक्र किया था कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो इन दो तरीके से हो सकती है, हीट ट्रांसफ़र एंड वर्क डन। तो वर्क डन की डिफरेंट सूरतें हो सकती हैं। हमने जो सिंपल केस लिया था, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कि ये जो हमारा सेटअप है वो बड़ा सिंपल है, और इस सेटअप के अंदर हम और सिर्फ जो है वो एक आइडियल गैस है, सिलेंडर के अंदर आपके पास एक पिस्टन है, और वो पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है, एंड सो फोर्थ। तो इस सिस्टम के अंदर जो वर्क डन है ना, वो इस किस्म का वर्क डन है, PdV वर्क डन जिसे आप कह सकते हैं, यानी कि ये वर्क डन जो है वो वॉल्यूम चेंज की सूरत में ज़ाहिर होगा।
और सूरतें भी वर्क डन की हो सकती हैं, मगर इस वक्त हम सिर्फ इसको कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा अगर थोड़े से कुछ स्पेशल केसेस की हम बात कर लें बिफोर वी डू एनीथिंग एल्स। अच्छा, इसके अलावा फिर हमने चलें पहले हम ये बात कर लेते हैं पिछले लेक्चर में, और हमने स्पेशल किस्म के जो वर्क डन था, हमने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी कि वर्क डन आप कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो ये था कि व्हाट इज़ द वर्क डन इन द प्रोसेस। अगर आप सिस्टम का वॉल्यूम वी से लेके थोड़ा सा आप चेंज करते हैं, वी टू वी प्लस डी वी कर देते हैं, और उस केस के अंदर क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है, इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो पी पॉइंट्स हैं उसमें वो मुख्तलिफ पी का पॉइंट आप लेंगे तो उसमें वी की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू होगी, तो इट्स अ फंक्शन ऑफ पी एंड वी। तो प्रेशर भी वॉल्यूम के साथ चेंज हो रहा है, तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम के साथ चेंज हो रहा है तो यू हैव टू इंटीग्रेट, सीधे सीधे मल्टीप्लाई नहीं करना डिफरेंस से, बल्कि यू हैव टू इंटीग्रेट, बिकॉज हर पॉइंट के ऊपर आपने पी डी वी कैलकुलेट करना है, और हर पॉइंट के ऊपर प्रेशर जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। ये चीज़, ये इंटीग्रेशन ये चीज़ को जाहिर कर रही है। अच्छा, अब उसका स्पेशल एक केस ये है कि अगर आप वर्क डन मालूम करना चाहते हैं, पी डी वी टाइप का वर्क डन, इस किस्म की रिलेशन आपको इस्तेमाल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जनरल अगर कोई आपका ऐसा प्रोसेस हो जिसमें प्रेशर जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो आप इसको बाहर ले सकते हैं और आपके पास सिंपल इंटीग्रेशन आ जाएगी। मगर जनरल जो केस है, मोर जेनेरिक केस जो है वो ये है कि आपको ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी वर्क डन मालूम करने के लिए, वर्क डन इन द प्रोसेस। सो एग्ज़ाम्पल जो हमने पिछली दफ़ा देखी थी कि अगर आपके पास, अगर हम ये केस लें कि ये जो चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, इट इज़ हैपनिंग व्हेन द टेम्परेचर इज़ केप्ट फिक्स्ड, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, ये जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर हो, इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, और हम जिसको कंसिडर कर रहे हैं वो वॉल्यूम बढ़ने वाला प्रोसेस, यानी एक्सपेंशन ऑफ द गैस। तो आप इस तरह सोच लें कि यही सेटअप है, यही सेटअप है, मगर इस सेटअप के अंदर हमने ये वाला सेटअप है आपके पास, इसमें हमने जो इन वेट्स को बहुत थोड़ा थोड़ा तब्दील किया कि वॉल्यूम जो है थोड़ा सा बढ़ जाए, यानी कि गैस एक्सपेंड कर से, और केस भी इस किस्म का है कि टेम्परेचर तब्दील ना हो, ऐसा प्रोसेस, ठीक है ना। तो साफ ज़ाहिर है कि जब इस किस्म का आपने प्रोसेस करना है जिसमें टेम्परेचर चेंज ना हो, तो जब ये एक्सपैंड करेगी गैस, तो इट इज़ डूइंग सम वर्क अगेंस्ट द पिस्टन, ठीक है ना। जब ये एक्सपैंड करेगी तो पिस्टन जो है, ये जो पिस्टन है, इसके वो वेट्स हैं और वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तो अगर गैस ने एक्सपैंड करना है तो इट हैज़ टू डू वर्क अगेंस्ट द पिस्टन, और जब वर्क करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो कम होगी। अच्छा, अगर आपको पता है आइडियल गैस हमने लिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी अगर कम हो रही है, तो इस रिलेशन से ये जाहिर होता है कि इंटरनल एनर्जी अगर कम हो रही है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स तो हम चेंज नहीं कर रहे, बाकी सारे तो कांस्टेंट हैं, तो जो तब्दीली आएगी, चेंज जो आएगा वो टेम्परेचर में चेंज आएगा और टेम्परेचर कम होगा। मगर हम ये चाह रहे हैं कि प्रोसेस ऐसा हो जिसमें टेम्परेचर तब्दील ना हो, तो इसका मतलब ये हुआ, फिर हमारे पास क्या सूरत है, हमारे पास सूरत जो है ये इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखें तो अगर वर्क डन जो है वो पॉजिटिव वर्क डन है, डी डब्ल्यू पॉजिटिव है, कि सिस्टम जो है वो इन्वायरमेंट जो उस केस के अंदर आप समझ लें कि जो वेट्स एग्जर्ट हो रहे हैं पिस्टन पे उनके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है, तो इधर से ये पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ माइनस साइन है, तो डी यू कम हो जाएगा। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हमने अगर चेंज इंटरनल एनर्जी हमने ज़ीरो रखनी है, क्योंकि हमें पता है कि जो इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस की वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, और टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, तो उसूली तौर पर हमें इंटरनल एनर्जी जो गैस की वो तब्दील नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो उस केस के अंदर फिर हमें इक्वल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी इनटू द सिस्टम फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो यानी कि इस किस्म की सिचुएशन में यहाँ पे एक नई चीज़ जो आ जाएगी वो ये होगा कि आपके पास ये सिस्टम किसी हॉट प्लेट पे रखा होगा, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो ही इसका टेम्परेचर कम होगा, तो ये हॉट प्लेट का टेम्परेचर अगर इससे ज़्यादा है तो ये हल्का सा ज़्यादा उससे, तो ये जो है ये उसको ट्रांसफ़र कर देगा हीट, सच दैट डी क्यू का भी उतना ही अमाउंट होगा
डी क्यू का भी वही अमाउंट होगा जो कि आपके इसको से मैं चार्ज करना था। अच्छा, डी क्यू का भी वही अमाउंट होगा। हीट ट्रांसफ़र भी आप सिस्टम में उतना ही करेंगे जितना कि वर्क डन हो रहा है, सच दैट द इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज, डी यू ज़ीरो। ठीक है, और ये चीज़ जो है फिर हमने यहाँ पे बेसिकली जब हम ये आइसोथर्मल प्रोसेस को कंसिडर कर रहे थे तो उसमें हमने यही चीज़ की थी यहाँ पे, और हमने ये डिटरमिन किया था कि एक सेकेंड इसको मैं चार्ज करूँ। अच्छा जी, तो उसमें हमने ये देखा था कि जब हमने ये मालूम करना है तो हमें ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल करनी है वर्क डन के लिए। आइडियल गैस के लिए ये रिलेशन है, और या ओके, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, और आपने पी की जगह यहाँ से ये सब्स्टिट्यूट कर देना है। ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है, और ये इंटीग्रेशन आपको ये रिज़ल्ट देती है। तो दिस इज़ द एक्चुअली द वर्क डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो भी टी है। अब इसको आप न्यूमेरिकली नंबर्स डाल के कुछ भी कभी भी मालूम कर सकते हैं कि ये इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, ये टेम्परेचर है, और आप आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हैं तो टेम्परेचर फिक्स्ड होगा, वॉल्यूम इतना चेंज हो रहा है। पहले मिसाल के तौर पे इतना क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम था, अब जो है इतना क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम हो गया मिसाल के तौर पर। तो ये सारे नंबर्स आप इधर डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जनरल एक्सप्रेशन है जिसमें V2, V1, T वगैरह डाल के आप वर्क डन मालूम कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने कहा कि क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही तो जितना वर्क डन हो रहा है उतना ही हीट ट्रांसफ़र होगा, तो तभी इंटरनल एनर्जी फिक्स रहेगी, तभी ये प्रोसेस आइसोथर्मल हो सकेगा। तो उसमें फिर इसका मतलब है जितना आपका उतना ही है जितना वो है, तो ये आपके पास वही इसका रिजल्ट भी आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है हमने ये पिछली दफ़ा ये कैलकुलेट किया था, और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये सिंपल सा सिचुएशन थी। आज हम जो है पहला काम ये कर लेते हैं कि कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं फर्स्ट लॉ का, और फिर हम एक और चीज़ कैलकुलेट करेंगे स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस जो फर्स्ट लॉ के हैं, चले स्पेशल केसेस ऑफ द फर्स्ट लॉ कह देते हैं। अच्छा, एक केस ये है कि जिसे हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी कुछ टर्म्स हैं जो कि यूज़फुल हैं टू नो। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, यानी कि हमें अब आइडियल गैस वाला हमारे जो एग्ज़ाम्पल था वो काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। और अगर हम ये सोचें ये आइडियल गैस वाला जो हमारा था सेटअप, इसको अगर हम सोचें तो इसमें ये काफ़ी यूज़फुल सी फॉर्म बन जाती है कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ये टोटली इंसुलेटेड है, कि इसमें कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। अब जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था आइसोथर्मल प्रोसेस, वो एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं था, क्योंकि हमने उसमें अलाउ किया हुआ था कि कुछ हीट ट्रांसफ़र होगी इनटू द सिस्टम। अब हम कह रहे हैं कि कोई अगर हम ऐसा प्रोसेस करें जिसमें हम ये अलाउ ही ना करें कि कोई हीट ट्रांसफ़र हो इनटू द सिस्टम और आउट ऑफ द सिस्टम, तो उस प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। और साफ ज़ाहिर है कि उस प्रोसेस के अंदर जब आप ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं, यानी ये एक्सप्रेशन देखते हैं, तो उस केस के अंदर जहाँ पे आपका डी क्यू जो है चेंज इन जो हीट ट्रांसफर्ड इनटू द सिस्टम और आउट ऑफ द सिस्टम जब आप लेते हैं, उसको अगर आपने ज़ीरो कर दिया तो साफ ज़ाहिर है कि इस केस के अंदर जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो
वर्क डन से रिलेटेड हो। वेदर यू, अगर आप सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर सिस्टम काम कर रहा है तो अपनी इंटरनल एनर्जी कॉस्ट पे करेगा, और एक केस में गेन इन इंटरनल एनर्जी होगी, दूसरे में लॉस इन इंटरनल एनर्जी होगी, बट इट विल ऑलवेज बी रिलेटेड टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी रिलेटेड टू द वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम। तो साइन जो है प्लस और माइनस जो है वो बताएगा कि इंटरनल एनर्जी बढ़े या इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। अगर सिस्टम काम करता है तो इट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी, अगर सिस्टम के ऊपर काम किया जाता है तो इट इंक्रीजेज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, एक आपके पास इस किस्म की सिचुएशन, एक स्पेशल केस आ गया था। दूसरा जो है आप केस ये ले सकते हैं कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि हमारा जो बेसिक एक्सप्रेशन है वो ये है ना, इधर लिख लेते हैं, तो हम जो वर्क डन कंसिडर कर रहे हैं वो पीडीवी टाइप की फॉर्म का ना। तो अगर आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो ये जो डीडब्ल्यू वाला पार्ट है जो कि पीडीवी टाइप का वर्क हम कंसिडर कर रहे हैं जिसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वो वर्क डन जो है कि कंट्रीब्यूशन ज़ीरो हो जाएगी, देयर बी नो वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम। तो उस केस के अंदर साफ ज़ाहिर है कि डी यू जो है इस केस में पी डी वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज डी यू जो है वो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी विच विल बी ईदर because some heat is being transferred into the system or the heat is being taken out of the system. तो ये एक और प्रोसेस होता है, एक इस किस्म का प्रोसेस हो सकता है। इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक, एक साइकिल में साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिकल प्रोसेस भी कई दफ़ा कहते हैं। ओहो, इधर सी होना चाहिए, स्पेलिंग की गलती है, इसको ठीक कर लेते हैं। अच्छा, साइक्लिकल प्रोसेस वो है कि आपने किसी इक्विलिब्रियम स्टेट्स में स्टार्ट किया और वापस घूम फिर के उसी इक्विलिब्रियम स्टेट में आप आ गए, यानी पूरा प्रोसेस करने के बाद वापस उसी इनिशियल स्टेट में आ गए। जैसे कि मसलन इस केस के अंदर आपने मिसाल के तौर पे पिस्टन को ऊपर लेके गए और वापस उसी जगह पे ले आए। तो ये जो प्रोसेस है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है कि इस प्रोसेस के दौरान प्रेशर वॉल्यूम वगैरह चेंज हो रहे हैं, टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं और वापस फिर आप उसी इक्विलिब्रियम स्टेट पे आप आ गए। तो जो इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि यू जो है वो एक स्टेट वेरिएबल है, इंटरनल एनर्जी स्टेट वेरिएबल है, तो हर इक्विलिब्रियम स्टेट के साथ उसकी एक डेफिनेट वैल्यू है। मुख्तलिफ इक्विलिब्रियम स्टेट में उसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ होंगी जनरली। तो जब आप घूम फिर के वापस ओरिजिनल इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं तो फिर इंटरनल एनर्जी की वही वैल्यू हो जाएगी जो पहले थी। तो इसका मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, जब आप पूरा प्रोसेस करने के बाद इनिशियल स्टेट में वापस आ गए तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। और ये अप्लाई कर रहा है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान जितना वर्क डन होगा उतना हीट ट्रांसफ़र होगा, ताकि ये जो आपके पास ये जो चीज़ है, यानी इसका अगर जनरल फॉर्म लिखूँ, जनरल फॉर्म ये है डी यू इज़ इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। तो जनरल फॉर्म में आपके पास जितना, अगर डी यू चेंज नहीं हो रहा तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ से कि डी क्यू जो है वो डी डब्ल्यू के बराबर होगा। तो जितना आप वर्क डन कर रहा है सिस्टम या सिस्टम पे वर्क डन किया जा रहा है उसी हिसाब से हीट ट्रांसफ़र भी होगी, सच दैट द इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज बिकॉज यू आर बैक टू द ओरिजिनल या इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट, जहाँ पे जो वैल्यू पहले यू की थी घूम के वापस उस इक्विलिब्रियम से, हर इक्विलिब्रियम स्टेट के साथ में जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की एक वेल डिफाइंड यूनिक वैल्यू है। तो जब आप घूम के वापस आएंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। तो चेंज ऑब्वियसली सारे प्रोसेस के दौरान
वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू सेम है, तो डिफरेंस विल बी ज़ीरो, तो इसलिए वो ए डी यू इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, एक और प्रोसेस जो है, ये सारे प्रोसेस इसलिए इनका मेंशन किया जा रहा है कि आगे चल के इनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी और थोड़ा सा इनकी अंडरस्टैंडिंग इस स्टेज पे हो जाए तो यूज़फुल हो जाएगा। एक और जो कहलाता है वो है फ्री एक्सपेंशन। इसको भी हम कह सकते हैं एक प्रोसेस है जो कि फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस है। अच्छा, ये एक ऐसा एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस तो हमने ऊपर डिफाइन कर लिया 1 में। इसका मतलब एक ऐसा प्रोसेस हम कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, सिस्टम अंडरगो कर रहा है कि प्रोसेस, वो सिस्टम आप अब एग्जांपल के तौर पे ये आइडल गैस इन अ सिलेंडर वाला केस कंसिडर कर सकते हैं, और ये एडियाबैटिक प्रोसेस इन द सेंस दैट देयर इज नो हीट ट्रांसफ़र, ठीक है ना। तो ये हमने ये ट्रांसफ़र ऑफ नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट का जिक्र किया था। एडियाबैटिक प्रोसेस है in which no work is done. तो इस केस के अंदर जो है ना, ये तो ऐसा केस है जिसमें कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही, ये भी ज़ीरो है, और साथ में कोई वर्क डन नहीं हो रहा, वो भी ज़ीरो है। तो इस रिलेशन से क्या ज़ाहिर होता है कि चेन इंटरनल एनर्जी जो है वो भी ज़ीरो है। तो ये भी एक स्पेशल केस है। फ्री एक्सपेंशन इस किस्म की सिचुएशन होती है कि जिसमें आप जो है इस पिस्टन को यहाँ से एकदम से हटा दें तो गैस फ्रीली एक्सपैंड करेगी, इट हैज़ नथिंग टू पुश अगेंस्ट। इसको कहते हैं फ्री एक्सपेंशन। तो उसमें जो है आपने ये भी साथ रखा हुआ है कि ऐसा सिलेंडर है जिसमें कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही, और अब क्योंकि वो आपने पिस्टन हटा दिया है, तो अब जब गैस एक्सपैंड करेगी, तो पहले तो ये था ना कि यूज्ड टू, ये इधर वेट्स लगे हुए थे, पिस्टन था, पिस्टन के ऊपर वेट्स थे, तो जब गैस एक्सपैंड करती थी तो ये इसको इन वेट्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता था। वो वेट्स जो है की वजह से पिस्टन जो है एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा था गैस पे। अब वो जब पिस्टन हटा दिया तो अब वो कोई प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर रहा। इसी तरह जैसे कि आप दीवार को पुश कर रहे थे और दीवार हटा दी तो देयर इज़ नथिंग टू पुश अगेंस्ट, कि जिसके को आप धक्का दे सके। तो ये प्रोसेस, किस्म का प्रोसेस जो है, ये फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस कहलाता है। तो इसमें ना तो कोई वर्क डन होता है और साथ साथ हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। इसमें वर्क डन भी ज़ीरो होता है, हीट ट्रांसफ़र भी ज़ीरो होता है, और चेन इंटरनल एनर्जी भी उस केस में फिर ज़ीरो हो जाती है। अच्छा, अभी हमने जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे थे कि हमने ये एसेंशियली कैलकुलेट किया था कि ये वर्क डन जो है पीडीवी टाइप का वर्क डन जिसमें वॉल्यूम चेंज हो, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर एन आइडियल गैस एंड सो फोर्थ। अब हम एक और सवाल अपने सामने रखते हैं इसी से रिलेटेड, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट लॉ है इसमें दो इम्पॉर्टेंट तरीक़ेकार हैं जिससे इंटरनल एनर्जी चीज़ तब्दील हो सकती है। एक जो है वो हीट ट्रांसफ़र से और एक वर्क डन से। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि किसी सिस्टम का टेम्परेचर कैसे चेंज होता है अगर हम हीट उसमें ट्रांसफ़र करें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब किसी सिस्टम में हीट ट्रांसफ़र की जाए और या जो सिस्टम का टेम्परेचर अगर तब्दील होता है तो वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसको कितनी हीट ट्रांसफ़र की जा रही है, और इस पर भी ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा सिस्टम है। सो हमारे सामने जो क्वेश्चन है, हाउ मच हीट नीड्स टू बी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय अ स्मॉल अमाउंट डी टी। तो हम कहते ये हैं कि टेम्परेचर उसका मिसाल के तौर पर टी था, कोई वैल्यू थी, वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, और आपने उसको टेम्परेचर जो हो 21 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, तो उसके लिए कितना हीट सप्लाई करनी पड़ेगी उस ऑब्जेक्ट को। ऑब्वियसली ये एक प्रॉपर्टी है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में ये चेंज जो टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र करना है, वो ऑब्वियसली जो है वो सिस्टम टू सिस्टम वेरी करेगा, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करेगा।
मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा, किस मटेरियल का वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है एंड सो फोर्थ। अच्छा, बेसिक जो है आपके पास रिलेशन है जो हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं वो ये है कि चेंज इन टेम्परेचर जो है वो हीट ट्रांसफ़र की वजह से होता है एंड देर, और जितना ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र करेंगे उतना ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर होगा। ये एक तरह से एम्पिरिकल फैक्ट है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे तजर्बे की रोशनी में हम इस नतीजे पे इस इक्वेशन तक पहुँचे हैं। मगर साथ साथ हमने ये सी जो कांस्टेंट इधर आ रहा है वो बेसिकली सी जो नंबर इधर आ रहा है वो बेसिकली जो है हीट कैपेसिटी कहलाती है। अब हीट कैपेसिटी जो नाम है ना वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये उस ज़माने में नाम पड़ा था जब लोगों की तसव्वुर ये था, ये नहीं लोग जानते थे जो इन चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, थर्मोडायनामिक्स के बारे में साइंसदान वगैरह, कि हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट्स एन एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर इफ़ देयर आर टू डिफरेंट टेम्परेचर्स फॉर एग्जांपल। और लोगों का ख्याल ये था कि मुख्तलिफ सिस्टम्स के अंदर जो हॉटर सिस्टम है उसके अंदर कोई ऐसा फ्लूइड है जिसको वो कैलोरिक फ्लूइड कहते थे, और जिस सिस्टम के अंदर वो जो है जो ज़्यादा हॉट है, हॉटर सिस्टम है, उसमें लोगों का तसव्वुर ये था कि उसमें ये फ्लूइड और ज़्यादा है, और वो सिस्टम जिसके अंदर जो कोल्डर है उसमें ये कैलोरिक फ्लूइड जो है वो, इसलिए कैलोरीज की यूनिट भी आज भी चलती है कि उसमें ये फ्लूइड की अमाउंट जो है वो कम है। तो उस ज़माने में ये तस्वर किया जाता था कि ये एक तरह से फ्लूइड है जो जब आप दो बॉडीज़ को साथ लेके आते हैं तो जो गर्म वाली बॉडी है, गर्म बॉडी है उसके उसमें ज़्यादा ये फ्लूइड है वो ट्रांसफ़र कर जाता है जो आपके पास कोल्डर बॉडी में। तो उस ज़माने में इस किस्म का तस्वर जो था ये पुराने ज़माने में ये कि हीट जो है को के मतलब नहीं जानते थे कि ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और जब ट्रांसफ़र होती है तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को चेंज कर सकती है। तो ये चीज़ें बाद में आई। तो पहले इसलिए ये जो टर्म है हीट कैपेसिटी की, ये बड़ी मिसलीडिंग टर्म है। ये बिल्कुल ऐसी है कि जो आपको वैसे सबर होता है जैसे किसी सिस्टम के अंदर कोई एक मटेरियल, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कोई ऐसा फ्लूइड या कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो उसका हीट कंटेंट उसको दे रही है। तो मगर नाम अब चल रहा है तो उसी को लेके आगे चलना पड़ेगा। इसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। ये ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन कि ये आपका जो भी जिस ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट जो है एक लकड़ी का टुकड़ा भी हो सकता है, एक मेटल की प्लेट भी हो सकती है, कोई भी चीज़ आप जो भी तस्वर करना चाहे वो आप ज़मीन की हीट कैपेसिटी भी कर सकते हैं, और मतलब किसी भी चीज़ को आप तस्वर करें वो मैटर से जो बनी हुई है उसकी हीट कैपेसिटी की टर्म्स में हम आप बात कर सकते हैं। तो वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट जो है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, व्हाट आर दिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और सेकेंडली कि अमाउंट ऑफ द मटेरियल कितना है। ठीक है ना। तो अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ मटेरियल तो यू नीड मोर हीट ट्रांसफ़र टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय द सेम अमाउंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है कोई ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जिसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो उस केस में जो है आपका जो ट्रांसफ़र यू नीड लेस अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र टू इंक्रीज द टेम्परेचर एंड सो फोर्थ। अच्छा, क्योंकि ये एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, जैसे कि मैंने कहा कि ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। जब हमने पहले एक लेक्चर में एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्वांटिटीज़ का जिक्र किया था, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है तो ज़्यादा आसान ये होता है कि क्वांटिटी को इंटेंसिव बना दिया जाए जो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर हो। तो उस केस में फिर हम डिफ़ाइन कर देते हैं हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम एंड सो फोर्थ। तो ये इनको हम फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं कि अगर आप मास से डिवाइड कर दें हीट कैपेसिटी को तो नाउ इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड इट बिकम्स independent of amount of matter that it is made up of, amount of the stuff that it is made up of. तो इसको हम नाम फिर दे देते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जब हीट कैपेसिटी के हवाले से है, और इस सवाल का जवाब जब हम देना चाहेंगे कि कितना किसी ऑब्जेक्ट को कितना हीट ट्रांसफ़र किया जाए कि उसका टेम्परेचर एक गिवन अमाउंट से बढ़े या कम हो, तो उस केस के अंदर जो है इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है कि किस किस्म के कंस्ट्रेंट हैं सिस्टम्स के ऊपर।
यानी किस किस्म की कंडीशंस में वो सिस्टम है जिसमें ये सवाल का जवाब हासिल किया जा रहा है। यानी कि हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कितना हीट ट्रांसफ़र की जाए कि गिवन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज़ हो, मसलन 1 डिग्री या 10 डिग्री जो भी है। तो वो डिपेंड करेगा कि जब ये हीट ट्रांसफ़र आप कर रहे हैं, हीट ट्रांसफ़र से ही ये टेम्परेचर के बढ़ने की हम बात कर रहे हैं, तो हम अभी सिर्फ एक ही सोर्स बढ़ने की हम बात कर रहे हैं कि वो हीट ट्रांसफ़र, और वो मालूम करना चाह रहे हैं वो क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफ़र कितना। तो वो डिपेंड करेगा कि वो जो आपके पास सिस्टम है, जो हम अभी मिसाल के तौर पे अगर आइडियल गैस सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, तो वो सिस्टम जो है किन कंडीशंस पे है। अगर सिस्टम जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, यानी कि हम ये केस कंसिडर करें कि जो आपका ये आइडियल गैस वाला केस आपने कंसिडर किया हुआ था, ये वाला जिसमें आपने ये अरेंजमेंट कंसिडर की हुई थी कि आइडियल गैस है अंदर और ये सिलेंडर है, पिस्टन है, तो इसमें क्या आपने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया है, यानी ऐसे कर दिया है कि इस पिस्टन को यहाँ से बांध दिया है कि ये मूव ही नहीं कर सकता, उसको क्लैंप कर दिया कि वो हिल ही नहीं सकता। तो फिर आपके पास इस सवाल का जवाब हीट के हवाले से फ़र्क हो जाएगा। और अगर आप सिचुएशन तब्दील कर देते हैं सच दैट कि आप कहते हैं कि जी कांस्टेंट प्रेशर है, यानी कि ख़ास वेट्स रखे हुए हैं और उन वेट्स को आप तब्दील नहीं कर रहे, मगर आप सिस्टम के अंदर हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो फिर ये कांस्टेंट प्रेशर वाला केस हो जाता है। ये कहलाता है कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट कैपेसिटी, इनको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट का मतलब है कि कोई कंडीशंस, कोई ऐसी चीज़ें जो कि आपको जो है वो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आपके कम होती जा रही है, कुछ चीज़ें कंस्ट्रेंट हो रही हैं, कुछ चीज़ें जो रोक रही हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें रोक रही हैं वो ये है कि एक में आपने कह दिया है कि वॉल्यूम रोक दिया आपने कि वो तब्दील नहीं हो रहा, और एक केस में आपने प्रेशर को रोक दिया कि प्रेशर तब्दील नहीं हो रहा। इन दोनों केसेस के अंदर जो है ये हीट कैपेसिटी फ़र्क हो जाएगी। तो हीट कैपेसिटी जो है, अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें पर यूनिट मास, तो मैटर वाला मामला आपने निकाल दिया कि अमाउंट ऑफ मैटर जो है इन्वॉल्व है। अगर आप सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तब भी ये इस सवाल का जवाब कि टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए बाय स्मॉल अमाउंट, एक फिक्स स्मॉल अमाउंट, कितनी हीट ट्रांसफ़र होनी चाहिए, वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपका सिस्टम जो है वो किन कंस्ट्रेंट्स के तहत आप ये प्रोसेस कर रहे हैं, किन कंस्ट्रेंट्स के अंडर आप इस प्रोसेस को कर रहे हैं। क्या वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, क्या आपने वॉल्यूम फिक्स किया हुआ है, क्या वो कांस्टेंट प्रेशर वाला केस है, क्या आपने प्रेशर फिक्स किया हुआ। दोनों सूरतों में जवाब फ़र्क होगा, और साफ ज़ाहिर है क्यों फ़र्क होगा, क्योंकि यहाँ पे आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो तमाम तर हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में आएगा। फर्स्ट लॉ अब हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में इस्तेमाल हो रही है, और इंटरनल एनर्जी, अगर आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर उसका बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर जो इधर आपके पास वैल्यू आ रही है वो इससे फ़र्क इसलिए होगी क्योंकि यहाँ आप हीट तो सप्लाई कर रहे हैं, मगर साथ साथ ये भी अलाउ कर रहे हैं, प्रेशर क्योंकि आपने फिक्स किया हुआ है, ये भी अलाउ कर रहे हैं कि गैस जो है उसका वॉल्यूम तब्दील हो जाए। इसका मतलब है कि जो आपके फर्स्ट लॉ में पहले वाले केस के अंदर जब आपने वॉल्यूम फिक्स किया हुआ था तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो गई थी, और तमाम तर हीट एनर्जी जो आप ट्रांसफ़र कर रहे थे वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रही थी, और क्योंकि आइडियल गैस है तो टेम्परेचर बढ़ रहा था। दूसरी सूरत ये थी, दूसरा जो कांस्टेंट प्रेशर वाला केस था, तो फिर कांस्टेंट प्रेशर वाले केस में वॉल्यूम भी तब्दील हो सकता है, तो ये वाली टर्म भी शामिल थी और ये वाली टर्म भी शामिल थी। तो अब जब आपकी इंटरनल एनर्जी तब्दील होती है तो फिर हीट कैपेसिटी साफ जाहिर है कि वो कम हो, वो क्योंकि आप वो हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि आपको ज़्यादा हीट सप्लाई करनी है ताकि आप इसको भी जो है कंपनसेट कर सकें। तो उतनी इंटरनल एनर्जी, उतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, अगर आपने डेल्टा टी बढ़ाना है टेम्परेचर, तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटरनल एनर्जी है, जो कि आपको यहाँ से इस फॉर्मूले से तो आप आइडियल गैस के लिए तो बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं क्योंकि ये रिलेशन इस्टेब्लिश है। तो
टेम्परेचर का जितना चेंज है उनको सब फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चल जाएगा इतना चेंज टेम्परेचर करने के लिए कितनी इंटरनल एनर्जी का चेंज चाहिए। अब वो इंटरनल एनर्जी का चेंज अगर आप लाना चाहते हैं उतना, तो फिर आपको ये देखना है कि जब कांस्टेंट प्रेशर पे आप कर रहे हैं तो ये आप देखें कि उस केस के अंदर ये वाली टर्म जो है वो इंटरनल एनर्जी को कम कर रही है अगर वो जब एक्सपैंड कर रहा है, तो इसलिए आपको ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए जो एक केस में हम कहते हैं ये कंस्ट्रेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं तो फिर हम ये कहते हैं, इसके हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको कहते हैं, नीचे पी जो लगा हुआ है, इसको कहते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बताने का मकसद ये है कि दोनों फ़र्क होगा। तो हीट कैपेसिटी उस पर डिपेंड करती है कि सिस्टम के ऊपर कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, उस पर भी डिपेंड करती है। तो एक है हीट कैपेसिटी, ये सी है, मगर साथ नीचे जो वी लगा दिया, जो वी ये चीज़ ज़ाहिर कर रहा है कि इट इज़ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पी ये ज़ाहिर कर रहा है कि इट इज़ एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। अच्छा, इसमें जो है और इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या आ जाती है, वो इसी रिलेशन से आ गई। डी क्यू इज इक्वल सी डी टी है, सी जो है वो डी क्यू बाई डी टी है। ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। और ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, और बाहर जो ये ब्रैकेट के बाहर जो इधर लगा हुआ होता है सबस्क्रिप्ट में जो होता है, वो ये चीज़ जाहिर कर रहा होता है कि जब आप ये पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस क्वांटिटी को, इस वेरिएबल को आपने चेंज नहीं करना, उसको कांस्टेंट रखना है, फिक्स रखना है। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है, इसलिए ये चीज़ इधर ज़ाहिर हो रही है, और ये कांस्टेंट प्रेशर वाला है, इसलिए ये चीज़ इधर प्रेशर ज़ाहिर हो रहा है। तो ये जो हैं बेसिक डेफिनेशंस हैं हीट कैपेसिटी की। वन इज़ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, द अदर इज़ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। So let's do an example to understand this. हम एक वाटर हीटर का सोचते हैं कि एक हीटर है जिसको हम में पानी रखा हुआ है, और पानी जब गर्म होता है तो वो हीट ट्रांसफ़र करता है टू द एनवायरनमेंट। अ वाटर हीटर होल्ड्स 150 grams of water. How much heat energy is required to raise the water temperature from 18 degrees to 50 degrees centigrade? ठीक है जी। अच्छा, इसमें हमें जो चीज़ की ज़रूरत होगी, ऑब्वियसली हमें बेसिकली ये सवाल इसी चीज़ से रिलेटेड है कि जो हीट ट्रांसफ़र है, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और अब हमने डिफ़ाइन कर दिया कि हमारा ऑब्जेक्ट जो सिस्टम क्या है, वो अब आइडियल गैस नहीं, वो पानी है। मगर ये प्रिंसिपल जो है ये आप किसी सिस्टम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आइडियल गैस हमारे सिंप्लीफाई हो जाता है, मगर यू कैन एक्चुअली अप्लाई दिस टू एनी सिस्टम दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। इधर हम जो है पानी की बात कर रहे हैं, और पानी के टेम्परेचर की हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि इतना बढ़ाना है। डी टी जो है वो 18 डिग्रीज टू 50 डिग्रीज तक आपने इसको बढ़ाना है। ठीक है ना, तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो है डिफरेंस इन टेम्परेचर लाना है पानी का। अच्छा, अब वो अगर आपने डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर आपने डिफ़ाइन कर दिया कि जी मैंने इतना टेम्परेचर पानी का बढ़ाना है, तो मुझे कितना हीट ट्रांसफ़र करना चाहिए, तो वो इस रिलेशन से मिल जाएगा। जो एक चीज़ जो आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि वाटर के लिए ये हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। ठीक है, अगर वो आ जाएगा तो इस रिलेशन से, इस इक्वेशन से आप जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, वो भी बता दिया गया कि जी ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो वाटर की ये है। हीट कैपेसिटी जो है उसकी यूनिट जूल्स पर किलोग्राम केल्विन है। ठीक है ना, क्योंकि हीट कैपेसिटी में आपके पास ये सारी यूनिट्स आ रही हैं। किलोग्राम से इसलिए आप डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो मैथ से आपने डिवाइड कर दिया। जूल्स तो एनर्जी की यूनिट्स हैं। यहाँ पे देखें बहुत सारी चीज़ें सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस से क्लियर हो जाती हैं कि फ़िज़िकल कंटेंट उस क्वांटिटी का क्या है, या ये नंबर जो है ये क्या किस फिज़िकल चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो हेल्प हो जाती है अगर डायमेंशंस ही को आप देख लें। ये जो है हमने जिस तरह कहा
कि हीट जो है ट्रांसफ़र वो इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये इसकी यूनिट एनर्जी की है। जो एनर्जी की यूनिट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जूल्स हैं। टेम्परेचर की यूनिट जो है वो हम केल्विन्स ले रहे हैं, ठीक है ना। तो सी जो है हम हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। इसलिए इन तीनों चीज़ों को देखें तो जो यूनिट्स बन जाते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के, वो वाटर के लिए तो ख़ास वैल्यू है जो तजर्बे से हासिल हुई है। एक्सपेरिमेंट्स करके ये रिलेशन को मालूम करके इनसे जो है ना आपने ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की मालूम कर ली है। मगर जो यूनिट्स हैं वो ये हैं जूल्स पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है ना। अच्छा, अब एक सवाल ये पैदा हो सकता है कि अब इधर तो सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो सुली तौर पे तो हमें इसे केल्विन में कन्वर्ट करना चाहिए ताकि हम कंसिस्टेंटली एक ही यूनिट्स को इस्तेमाल कर सकें। मगर क्योंकि हमें डिफरेंस इन टेम्परेचर चाहिए और आपको पता है कि सेंटीग्रेड स्केल आप इस्तेमाल करें या केल्विन स्केल इस्तेमाल करें, उसके अंदर जो है ना जो डिफरेंस इन टेम्परेचर्स हैं वो सेम आते हैं क्योंकि जो यूनिट ऑफ डिग्रीज हैं वो सेम है, ठीक है। तो वो अगर आप चाहें तो इनको कन्वर्ट कर लें, आपकी मर्ज़ी। देखेंगे कि रिज़ल्ट दोनों सूरतों में एक ही आएगा। अगर सेंटीग्रेड भी लिया जाए क्योंकि डिफरेंस है, खाली अगर सेंटीग्रेड करना होता तो फिर आपको चाहिए था केल्विन में कन्वर्ट करते, लेकिन डिफरेंस है तो डिफरेंस जो है वो केल्विन में ले लें या डिफरेंस आप सेंटीग्रेड में ले लें, दोनों एक ही चीज़ है। और हमें क्योंकि इस रिलेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ डिफरेंस ही चाहिए तो फिर इसलिए ये मैटर नहीं करता कि सेंटीग्रेड करें में इसको एक्सप्रेस करें डिफरेंस को या केल्विन्स में एक्सप्रेस करें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अभी हमने जैसा बात की कि जो हम कह रहे हैं कि हाउ मच हीट एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, तो वो प्रोसेस पर डिपेंड करेगा ना कि कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। क्या ये जो है ना वाटर हीटर जो है ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाटर हीटर है कि उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, या कांस्टेंट प्रेशर है, या किस कंडीशंस में हम ये हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अगर हम ये अपनी आसानी के लिए ज्यूम कर लें, और किसी हद तक बात सही भी है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर ये इतना मैटर नहीं करता वाटर के लिए, गैसेस और में मैटर कर सकता है, मगर अभी हमें जो है हम ये एज्यूम कर लें कि ये है अपनी आसानी के लिए। तो बेसिक हमारी रिलेशन ये बन जाती है कि जो हीट ट्रांसफ़र है वो सी जो है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी पर केजी, जितने केजीज़ हैं वो आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे टोटल मालूम करने के लिए हीट ट्रांसफ़र, और वो केजीज़ बताए हुए हैं इधर 150 केजीज़ हैं, तो वो आप पुट कर सकते हैं। डिफरेंस इन टेम्परेचर डी टी जो है वो T2 माइनस T1, वो आपने 50 माइनस 18 कर दिया, जो कि ये और इनका डिफरेंस है। तो ये आपके पास हीट ट्रांसफ़र आ गई कि अगर आपने वाटर की इतनी क्वांटिटी ऑफ वाटर के, अगर आपने जो है वो टेम्परेचर को 32 डिग्रीज रेज करना है तो उसके लिए इतनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अच्छा, एक और सवाल हम कर लेते हैं ताकि वो न्यूमेरिकल्स सवालों को देख लें ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो। लेट्स से वी हैव 1.5 kg। ये अमाउंट वगैरह इतना मैटर नहीं करता, ग्लास ब्रिक है, ये मटेरियल भी मैटर नहीं करता, सिवाय इस चीज़ में मैटर करेगा कि हमने उस मटेरियल की हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस्तेमाल करनी है। तो इसलिए जब आप बताते हैं तो ये बताना पड़ जाता है कि कौन से मटेरियल से ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो लेट्स से इट्स मेड ऑफ ग्लास, ग्लास की कोई ब्रिक है, ईंट जैसी ग्लास की बना ली है। इसको आप कोई और मटेरियल ले लेंगे तो फिर हम देखेंगे नीचे आप हम ये मेंशन किया हुआ है कि ग्लास की जो है हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर की तो ऊपर हमें दी हुई थी, उसी को दोबारा लिख सकते हैं, लेकिन जो ग्लास की है वो हमें फिर चाहिए होगी। अच्छा, एनीवे 1.5 kg ग्लास ब्रिक है जिसको इस टेम्परेचर पे हम ले गए 180 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर हमने पानी के एक ठंडे बाथ में and then placed into a cold bath containing 10 kg of water at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, यानी कि हमने जो है हमने जो है एक ग्लास ब्रिक ली है, उसका हमें मैस बता दिया गया है और उसका इनिशियल टेम्परेचर बता दिया गया है कि इतने टेम्परेचर तक उसको हीट कर दिया है, और फिर उसको जो है पानी के एक टब में आप समझ लें कि डाल दिया गया, जिसमें पानी जो है कि का मैस ये है और पानी का टेम्परेचर ये है,
और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कोई हीट और वेपराइजेशन वगैरह नहीं हो रही, पानी की सी वाटर बॉयल नहीं कर रखा सोच रहे, या कुछ सराउंडिंग्स को हीट नहीं जा रही। सिर्फ यही आइसोलेटेड सी सिस्टम है जिसमें एक ब्रिक है जो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे है, उसको एक ठंडे पानी के टब में या बाल्टी में आपने रख डाल दिया है, और इस तरीके से डाला है कि ये जो है वो कोई हीट जो है वो सराउंडिंग्स को नहीं जा रही। अच्छा, तो अब क्वेश्चन जो है वो ये है कि इन दोनों का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। अब ये आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है। बहुत जगह जो है ये सवाल होता है कि एक हॉट ऑब्जेक्ट है, कोल्ड ऑब्जेक्ट है, उसको आप इकट्ठा रखते हैं तो क्या फाइनल टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली वो टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर जो सिस्टम का होगा वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों जो सिस्टम्स हैं, जो इस केस में एक ग्लास से बना हुआ है और दूसरा जो है वो पानी वाला सिस्टम है, इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो हीट ट्रांसफ़र होगी वन सिस्टम टू अनदर, और एक सिस्टम के जो हॉटर है उससे हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी कोल्डर सिस्टम में, और साथ साथ कितना टेम्परेचर बढ़ता है कोल्डर सिस्टम का और कितना टेम्परेचर कम होता है हॉटर सिस्टम का, वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों सिस्टम्स की हीट कैपेसिटीज़ क्या है। अच्छा, तो ये हमने इस सवाल का जवाब हासिल करना है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे मैं रोक देता हूँ, और कि आप पहले सोचें इसके बारे में, फिर इसको हम अगली दफ़ा फिर हल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें।